जब ये हो गया तो मैंने देखा कि अब मैं एस्टेब्लिश हो गया हूं एज ए राइटर और दुनिया ने मान लिया है, तो अब मुझे अपने असली मकसद पर आ जाना चाहिए। तो ये था 1980 में किताब से थी, 82 में दूसरा एडिशन आ गया था, तीसरा 87 में। फिर मैंने 1984 में पॉलिटिक्स ऑफ गॉड्स लिखी, जिसमें लिखा कि जितने देवी देवता हैं शास्त्रों के, हिंदुओं के, ये एटिमोलॉजिकल एंटिटीज हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं आप में से ज़्यादा, उनको समझने की बात है एटिमोलॉजिकल एंटिटी क्या होती है। शब्द पहले बनाए गए हैं और जब शब्द बन गए तो देखा कि ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग है तो उसको देवता कह दिया शब्द के हिसाब से, और स्त्रीलिंग है तो उसको देवी कह दिया, और इस तरह से देवी देवता बनाए गए। तो इसमें हमने कहा कि कोई देवी देवता सिद्ध ही नहीं होता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि हर आदमी इतिहासकार जो है यथा नाम तथा गुण, जिस तरह से महाभारत का यानी आप देखते सुनते रहते हैं, जितने तो गंदे नाम हैं वो सारे कौरवों के हैं, और जितने अच्छे नाम हैं वो पांडवों और कृष्ण के हैं। तो असली दुनिया में कभी ऐसा होता है क्या? सारा काल्पनिक है। तो उस तरह से मैंने इतनी उसमें एविडेंस दी, और इसमें नाम रखा पॉलिटिक्स ऑफ गॉड्स, और इसमें एक जगह अपने लिखा 50 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, ये मैंने 1984 में लिखा, जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनका मकसद है पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज ए डर्टी वर्ल्ड, जिसमें किसी किस्म की मॉरलिटी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किसी एथिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और समाज के खिलाफ ही उन्होंने काम करना है, यही है। और जितने भी बुक्स हैं ये इस मकसद के लिए लिखी हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन रिलीजन वाले जो हैं वो एक तरफ बैठ जाते हैं और सामने नहीं आते। अदरवाइज रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं है, और इनका मकसद है सिर्फ लोगों को सप्रेस करना, ऑप्रेस करना, एक्सप्लॉइट करना। इसलिए मैंने उसका नाम लिखा समुद्र मंथन। ये वर्ल्ड में मेरी पहली किताब है और अकेली किताब है, पहली भी है और अकेली किताब है। आज तक इस स्टोरी को किसी ने एनालाइज नहीं किया है, और इसमें एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ मनुस्मृति, वो पीछे रह गई वहां। बाबा साहब ने मनुस्मृति की किताब को जलाया था। मैंने सोचा कि क्यों जलाया था, ये तो किसी को पता नहीं है। मैंने वो किताब लिखी जिसके ऊपर ट्रिब्यून में यानी 4 महीने बहस हुई, और उसमें ये सिद्ध किया कि मनुस्मृति का स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, एथिक्स से, मॉरलिटी से कोई संबंध नहीं है, और ये जो वर्ण सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है। भगवान में वो लोग यकीन नहीं करते जो हम पहले बात कर चुके हैं। इस किस्म का नतीजा निकाला। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसके ऊपर उस वक़्त के एस.के. शर्मा नाम के सुदेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी, उसने फॉरवर्ड लिखा मेरी एक एक बात को। अच्छा, एक एक बात को उसने माना। अच्छा, ये मैं एक पैरा पढ़ता हूँ। तो ब्रेक दे 5 मिनट, आप कुछ खा लीजिए। अच्छा, ओके ओके, ये पैरा मैं पढ़ता हूँ। द प्रिवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज मेड पॉपुलर बाय मैनेजमेंट स्कूल led by F.W. Taylor and human relations management propounded by Elton Mayo have touched only a limited aspect of administrative system. Herbert Simon, Doland M.C. Gregor, Peter Drucker, Dwight Waldo and Spencer have directed their attention only to specific operational problems. But till today, there is no comprehensive theory which can take care of all the intricacies of the working of the administrative institutions and organizations and their impact on society. Mr. Dhani's comprehension is all pervasive,
and includes the salient features of all the leading thinking in this area and makes useful addition by breaking new grounds and bringing out salient features of new foundation. मेरा मुकाबला कार्ल मार्क्स से हो चुका है स्कॉलर्स के मुताबिक, मेरा मुकाबला स्वामी दयानंद से हो चुका है, मेरा मुकाबला स्वामी विवेकानंद से हो चुका है, मेरा मुकाबला आइंस्टाइन से हो चुका है। ये है मतलब कितने ही बड़े जो प्रातः स्मरणीय हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उनके साथ मुकाबला हो चुका है। और ये आप अपने लिए सर्टिफिकेट चाहो मेरी बात सुनकर मुझे यानी सलवातें सुनाना चाहो, मेरे कमेंटेटर में कोई भी दलित आज तक के इतिहास में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो दलित हैं, आप में से सारे नहीं हैं, समझिए कि वो अगर नहीं हैं यानी उनके नहीं हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि आपकी जो एब्सोल्यूट सेंस में योग्यता है वो अपर कास्ट की योग्यता के मुकाबले में अगर 0 नहीं तो ये तो मान लो कि उनकी 90% और आपकी 10% है, और आप 10% के लेवल से कोई भी ऊपर उठना नहीं चाहता है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो चाहे कोई भी हो। अंग्रेजों की जो अपनी फौज थी ना 1857 से पहले तक तो कंपनी का ही राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसको सन 1600 या 1700 में 31 दिसंबर को शायद परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से मिली थी भी हिंदुस्तान में तुम अपना बिजनेस कर सकते हो। उन्होंने दिल्ली के बादशाह से कुछ अधिकार लिए, कुछ इंग्लिश कंपनी के कानून से काम होता था, कुछ मुसलमान कानून चलता था, कुछ अंग्रेजों का ऐसी खिचड़ी सी बनी हुई थी, वो कलकत्ते से शुरू हुए। तो 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई तो उसमें ये क्लाइव क्लर्क था उस टाइम में, इसने कुछ सजेस्ट किया, तरीका बताया, तो वो जीत गए अंग्रेज। तो उस टाइम में हो सकता है शुरू में अंग्रेजों की एक बटालियन रही हो। एक बटालियन का मतलब सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, जो इंग्लिश सिस्टम आज भी चला रहा है, और सूबेदार मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये सिस्टम उस टाइम भी अंग्रेजों के था, आज भी चला आ रहा है। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई में तो हो सकता है उनके 1000 या 2000 या 500 फौजी रहे होंगे, या उस टाइम तक भी कोई बड़ी बात नहीं कि वो व्यापार करने आगे थे। दीवानी राइट्स उन्होंने ले लिए थे सिजाउद्दौला वगैरह से, रुद्रराजा वगैरह से। तो कुछ हिंदुस्तान का वो जो वजीर था वो इनकी तरफ मिल चुका था। तो हो सकता है उस टाइम भी बहुत से फौजी इन्होंने अपने इंडियन भी उसमें प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़े हों। ठीक है। तो जब ये अंग्रेजों का राज बढ़ना शुरू हुआ तो जो आज मौजूदा सिस्टम है या सन 47 में जो सिस्टम था उसमें सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक तो थे ही हिंदुस्तानी, चाहे वो अंबेडकर साहब के पिताजी बने चाहे मेरे दादाजी बने, था ही। जो फौज थी वो पूरी ही इंडियन थी। उसके बाद में हो गया दूसरा स्ट्रक्चर शुरू कि डायरेक्ट यंग अफसर जैसे साहब पीसीएस बने, या आज पीसीएस आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स में डायरेक्ट अफसर बनते हैं। तो डायरेक्ट अफसर वाले के अंदर जितने थे वो 99% अंग्रेज थे। 99% अंग्रेज थे। 1935 में शुरू हुआ ये जो हिंदुस्तान की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जिसमें मानेक साहब वगैरह 2-4 और कोई जनरल जो निकले हैं। तो 1935 से पहले ट्रेनिंग भी इंग्लैंड में होती थी और अफसर भी सारे उन्हीं के थे। तो जो हमारे अफसर 150 जो इंडिया के बने, उसके अंदर मुश्किल से वो मेजर तक पहुंचे हुए थे। जो करियप्पा वगैरह का नाम लिया ना आपने, तो जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में शायद 2-3 ब्रिगेडियर ही बने थे। 1935 तक अगर ये हाल था, और आज़ादी जब आई उस वक्त तक इंडियंस मेजर तक ही अगर पहुंचे थे, तो इसका मतलब है कि 1892-91 तक किसी भी कम्युनिटी का फौजी सूबेदार मेजर से ऊपर था ही नहीं। और अगर ऐसा है तो बाबा साहब के जो फादर थे रामजी राव जी, वो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर थे, उनको माहौल अवेलेबल था।
माहौल क्रिएट नहीं किया, उनको माहौल मिला। और जैसा कि उनके जीवनी में आता है, उनको महाभारत और रामायण का उनके माताजी जो है वो यानी वो स्टडी करती थी, तो उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने यहाँ इसमें नोट किया कि मेरे जो इनिशियल रोल मॉडल थे वो मेरे अपने पिताजी थे, चाहे वो स्कूल में नहीं गए, लेकिन फिर भी जो बात मैंने उनसे सीखी वो बात कहीं और से सीखने को नहीं मिली, और वो मेरे लिए बहुत काफ़ी थी। उसी तरह से मैं ये पॉइंट ये लाना चाह रहा था कि बाबा साहब को जो भी मतलब मैंने करने का कुछ मौका मिला, उसकी ट्रेनिंग उनको अपने ही घर में मिली थी। इसी रेफरेंस में एक कागज़ दिया था मैंने साहब को बहुत साल पहले, पूरा मेरे को भी याद नहीं है, शायद साहब को याद ना हो। ICS जब शुरू हुआ उसमें जो इंडियन आने लगे, बहुत बड़ी पावर थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज उन्हीं के थ्रू चलाते थे। तो नॉर्थ इंडिया का पहला रिवाड़ी का सिलेक्ट हुआ 1819 में हुआ, नहीं सॉरी 1918 में हुआ या 1931 में हुआ। वो बाद में हाईकोर्ट का जज भी बना, कोई और जाटों के रिफरेंस में कोई फैसला भी दे के गया था जो हिस्ट्री में क्योटेड है। और उससे पहले नॉर्थ इंडिया का कोई ICS सिलेक्ट नहीं हुआ था, बंगाल वगैरह के ही होते थे, क्योंकि बंगाल में इंग्लिश पहले आ गई, फिर मद्रास में आई, फिर बॉम्बे में आई, फिर बाकी सारे हिंदुस्तान में आई। तो वो लोग ज़्यादा एग्जाम में पास होते गए, बनते गए। अपना तो रिवाड़ी का पहला 1931 या 1918 वगैरह में बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मुझे याद आ रही है जो हम सब के लिए रेलेवेंट है। हम जिनकी पूजा करते हैं या हम करवाई जाती है, उन लोगों के बारे में हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। यानी गुरु राबिंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव कहते हैं उनको, उनका नाम आते ही हम कुछ नहीं जानते, बस टैगोर साहब टैगोर साहब टैगोर साहब नतमस्तक हो जाते हैं। जब पहला सब जज अंग्रेजों ने लगाया इंडियन, टैगोर का अपना भाई था। पहला ICS जब अंग्रेजों ने इंडियन भर्ती किया, पहली आसामी टैगोर के भाई को गई थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसके अलावा ये इंसिडेंटली ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अप्रैल 2010 में सोनिया गांधी को लेटर लिखा, सारे प्रेस को लिखा, और वो नूतन ठाकुर नाम की लखनऊ की एक औरत है, लेडी, जिसने वो केस भी किया उसके चुंबर के खिलाफ, उसने अपने अखबार में नूतन परवाह, सत्ता परवाह कुछ ऐसा नाम है, उसने उसको छापा। पहले लिखा कि मुझे पसंद है, हमने कहा तुम्हारा छोटा अखबार है, तुम छाप दो। उसने छाप दिया, फिर मेरे पास उन्होंने उसमें स्कैन करके फेसबुक पर भिजवाया भी। उसमें मैंने ये कहा सोनिया गांधी को कि देश की बेइज्जती उस दिन से हो रही है जिस दिन से ये देश आज़ाद हुआ है, जिस दिन से नेशनल एंथम को अप्रूव किया गया है, क्योंकि ये नेशनल एंथम 1912 में दिल्ली का उद्घाटन हुआ था, 1930 में या 31 में ये दिल्ली 1911 में दिल्ली जो राजधानी 11-12 चलो, और 1930-31 में ये दिल्ली बनकर तैयार हुई थी। उस वक्त जॉर्ज फिफ्थ आया था, उसके सम्मान में, अच्छा उसके सम्मान में ये जन गण मन लिखा गया था, और उसमें ये बताया गया था जन गण मन अधिनायक, कि तुम एम्परर ऑफ इंडिया, हमारे जन गण मन के अधिनायक हो, और तुम्हारी जय हो, और भारत भाग के विधाता तुम्हारी जय हो। और ये एक गुलाम आदमी ने लिखा था और एम्परर की बड़ाई करने के लिए लिखा था।